हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मेला पर। दोस्तों, मैं हूं आर के सिन्हा। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा प्रकाशित क्लास 10th के गणित का मॉडल सेट का सॉल्यूशन यानी हल करना सीखेंगे। दोस्तों, इस मॉडल सेट में 3 सेक्शन हैं। सेक्शन ए में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, सेक्शन बी में 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है तथा अंत में दोस्तों सेक्शन सी में 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो में सेक्शन ए में दिए गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। आइए दोस्तों, सेक्शन ए का प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। लिखा गया है 92/115 का सरलतम रूप है। तो दोस्तों 92/115 का सरलतम रूप में बताना है। ए में है 46/23, बी में है 4/5, सी में है 3/5 और डी में है 3/4। दोस्तों बताना है इनमें से कौन आंसर होगा। तो दोस्तों 92/115 एक भिन्न है। तो हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से हम गुना कर दें चाहे समान संख्या से भाग कर दें तो उसके मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों हम देखेंगे कि 92 और 115 में कौन ऐसा संख्या है जिससे पूरा पूरा भाग लग जाए। तो दोस्तों आप लोग चेक कीजिएगा, यह 23 से पूरा पूरा दोनों कटेगा। तो दोस्तों देखिए 23 चौका कितना होगा 92 और 23 पचे कितना होगा 115। दोस्तों यानी 92/115 को जब आप लोग 23 से कटाइएगा तो आएगा 4/5। इसलिए 92/115 का सरलतम रूप है दोस्तों 4/5, जो कि ऑप्शन बी में है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। यानी 2 परिमेय संख्या के बीच अधिक से अधिक परिमेय संख्या बताना है दोस्तों। तो जैसे देखिए दोस्तों 1 और 2 को हम परिमेय संख्या ले लेते हैं। तो इसके बीच कितना परिमेय संख्या हो सकता है। तो दोस्तों 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, 1.3, 1.4, 1.5 या 1.11 हो सकता है या 1.101, यानी बहुतों सारा हो सकता है दोस्तों, वह नहीं गिना सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकते हैं। यानी इस क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी, अनंत। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए दोस्तों उस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है जिसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n में हो। यानी हर इस फॉर्म में होना चाहिए दोस्तों। हर का रूप हर होना चाहिए 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, जहाँ m और n जो है एक पूर्ण संख्या हो सकता है। जैसे देखिए दोस्तों आप लोग समझिए, यानी इसमें अंश की कोई भूमिका नहीं है। इसमें हर, जिसके हर के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा वहीं क्या होगा शांत होगा, अन्यथा वो अशांत हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों ये 88 है, ऑप्शन ए में 7/88 है। तो 88 का फैक्टर यहाँ पे तोड़े हुए हैं दोस्तों। तो देखिए इसमें 2 2 2 11 आ गया है, अर्थात 88 का जब हम फैक्टर तोड़ेंगे तो इसमें 3 को 2 आएगा और 11 आएगा। तो इसके हर में 11 आ गया दोस्तों, इसलिए यह शांत नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन बी के हर का फैक्टर हम तोड़ेंगे तो 210 का फैक्टर तोड़े हैं दोस्तों। यहाँ तो आया है 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है, 7 आया है। तो दोस्तों शांत होने के लिए 2 और 5 होना जरूरी है, लेकिन इसमें 2 है 5 है, लेकिन एक्स्ट्रा में देखिए 3 और 7 आ गया है, इसलिए ये भी शांत नहीं होगा। अब यहाँ 1600 का देखिए 1600 का फैक्टर यहाँ तोड़े हैं दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 गो और 5 आया है 2 गो। तो देखिए दोस्तों 1600 का फैक्टर में 2 और 5 आया है, यानी 1600 का जब फैक्टर तोड़े हैं तो इसमें केवल 2 और केवल 5 आया है। तो यही जो है इस रूप में है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का आ गया इसका हर, इसीलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी शांत होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है दोस्तों कि बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल होगा।
तो दोस्तों यह है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो दोस्तों हम कहेंगे कि यहाँ a का मान दिया गया है d और b दिया गया है b और c है a। तो दोस्तों इसका गुणनफल कितना होगा? गुणनफल होगा दोस्तों c/a। गुणनफल होगा c/a। गुणनफल होगा दोस्तों c/a। तो इसमें c के जगह पर क्या दिया गया है दोस्तों? a और a के जगह पर क्या दिया गया है दोस्तों? d, यानी इसका आंसर हो जाएगा a/d। तो देखिए तो ऑप्शन में a/d कितना कहाँ दिया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन बी में है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी d/a। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है रूट 18 का प्रमेयीकरण गुणांक है। रूट 18 का प्रमेयीकरण गुणांक है। तो दोस्तों 18 का यहाँ रूट तोड़िए। तो 18 का रूट तोड़िएगा तो ये आएगा 2 गुना 3 गुना 3। तो दोस्तों इसमें 3 का जोड़ा लग गया, तो 3 बाहर निकल जाएगा, 2 रह जाएगा दोस्तों। तो इसका प्रमेयीकरण गुणांक 2 हो जाएगा, 2, इसलिए √2 आंसर हो जाएगा। √2 2 नहीं दोस्तों, √2। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं दोस्तों जो स्वयं से और 1 से कटे। जैसे यह स्टार्ट होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, यह सब अभाज्य संख्या कहलाता है दोस्तों। तो इसमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? 2 है, इसीलिए ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या दोस्तों 4 होता है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या दोस्तों 3 होता है। ऐसे भी पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या दोस्तों 9 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि a बराबर b³ + r है, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों इसका मतलब हुआ इस a में हमको भाग करना है b से, तो कितना मर्तब में लगेगा? q मर्तब में लगेगा। और शेषफल कितना आ जाएगा? r। तो दोस्तों जिस संख्या से हम लोग भाग देते हैं, मान के चलिए यहाँ b से हम लोग भाग दे रहे हैं दोस्तों, तो शेषफल हमेशा b से छोटा होगा, यानी है या r जो है b से छोटा होगा, r b से छोटा होगा। तो r यहाँ b से छोटा है ऑप्शन सी में, इसलिए हमारा ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, गुणनफल और उसका अंतर और उसका भाग हमेशा जो है एक अपरिमेय संख्या होता है। तो देखेंगे दोस्तों 4 परिमेय है और √3 अपरिमेय है, तो इसका योगफल है तो ये तो अपरिमेय हो जाएगा, तो इसलिए ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों √7 है, तो √7 एक अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अब √8 को चेक करते हैं दोस्तों। तो √8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो यह 2 गुना 2 गुना 2, 3 को 2 आएगा दोस्तों। तो 2 को 2 पर 1 को 2 बाहर निकलेगा, 1 अंदर चला जाएगा। तो यह हुआ परिमेय और यह हुआ अपरिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ देखिए ऑप्शन डी में लिखा गया है 6√5/√5। तो दोस्तों यहाँ √5 से √5 कट जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 होता है परिमेय संख्या, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों द्विघात बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक है। तो दोस्तों इस बहुपद का शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना होगा दोस्तों, तो इसको 0 के बराबर कर देंगे और इसका गुणनखंड विधि से हल निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों गुणनखंड विधि में होता क्या है, इस 35 का गुणनखंड इस तरह तोड़ा जाएगा ताकि हम गुना करें तो 35 हो जाए और जोड़े घटाए तो 12। तो यहाँ दोस्तों 35 का फैक्टर हम तोड़े हुए हैं, गुणनखंड तोड़े हैं, तो 5 और 7 में तोड़ेगा, 5 और 7 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा दोस्तों 5x + 7x + 35 बराबर 0। अब यहाँ से दोस्तों हम करेंगे क्या, ये दोनों में से x कॉमन नहीं आएंगे, यानी x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x +
5। यहाँ से 7 कॉमन करेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा दोस्तों बराबर 0। अब यहाँ से x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा दोस्तों, तो इसमें बच जाएगा x प्लस 7 0। अब बारी बारी से दोस्तों 0 को बराबर करेंगे तो x का मान हो जाएगा -5, x का मान हो जाएगा -5 और x का मान हो जाएगा -7। तो कह रहा है कि दोस्तों बताओ इसमें ऋणात्मक होगा कि धनात्मक होगा कि क्या होगा। तो देखिए दोस्तों दोनों ऋणात्मक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, यानी आंसर हो जाएगा बी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों अभी ना हम आप लोग को तुरंत पहले बताए हैं अपरिमेय संख्या वाला प्रश्न। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों 121 का स्क्वायर रूट होता है 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, इसलिए 121 का स्क्वायर रूट होगा यानी वर्गमूल होगा 11। 196 का होता है दोस्तों 14 और 289 का होता है 17। तो 11 एक परिमेय संख्या है, 14 एक परिमेय संख्या है, 17 एक परिमेय संख्या है। तो यह तो तीनों ऑप्शन होगा नहीं। अब 27 किसका स्क्वायर होता है। तो 27 जो है किसी का स्क्वायर नहीं होता है। आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इसका फैक्टर तोड़िएगा तो इसमें 3 को 3 आएगा, तो 2 गो निकल जाएगा, 2 गो पर 1 गो निकलता है दोस्तों, तो 2 गो पर 1 गो 3 निकल गया, 1 गो 3 अंदर रह जाएगा, तो 3 रूट 3 आया, तो 3 हुआ परिमेय संख्या और रूट 3 हुआ अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं बहुपद 5y² - 25 के शून्यक ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ भी शून्यक निकालना था तो 0 के बराबर किए थे, यहाँ भी शून्यक निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो 5y² - 25 को हम 0 के बराबर करेंगे दोस्तों, तो 5y² बराबर हो जाएगा 25, तो डेट इज y² बराबर हो जाएगा दोस्तों 25/5, तो डेट इज y² बराबर 5 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ेगा और रूट प्लस माइनस में निकलता है दोस्तों, तो यह हो जाएगा एक बार रूट 5 और एक बार होगा -√5, तो √5 और -√5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, √5 और -√5। तो देखिए ऑप्शन सी में है तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा सी। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 12 कह रहा है दोस्तों एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया गया है 3, तो दोस्तों इसका शून्यक हम मान लेते हैं कि पहला शून्यक अल्फा है और दूसरा का शून्यक बीटा है, तो उसका योग दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा दे दिया गया 3 और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल कितना दे दिया -40। तो दोस्तों बहुपद के फॉर्म में यानी बहुपद के रूप में द्विघात बहुपद होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों यह सूत्र है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ लिखेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दोस्तों यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ x है तो x लिखेंगे, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -40 है तो लिखेंगे तो x² - 3x - 40, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। इधर ऑप्शन दिया होगा x² - 3x - 40, तो x² - 3x - 40, x² - 3x - 40 ऑप्शन ए में है दोस्तों, ऑप्शन ए में है, इसलिए यह हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 13 कह रहा है युग्म समीकरण है x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का हल है। तो दोस्तों यहाँ a1 है 1, b1 है 2 और c1 है दोस्तों 4। इसमें अब a2 निकाल लेते हैं, a2 है 2, b2 है दोस्तों 4 और c2 है 8। तो दोस्तों अब a1/a2 निकाल लेते हैं, तो a1/a2 निकालिए, a1/a2 तो 1/2 हो जाएगा। अब b1/b2 निकालिए दोस्तों, तो b1/b2 हो जाएगा 2/4, इसको भी काट कूट कीजिएगा तो 1/2 होगा। अब c1/c2 निकालिए दोस्तों, तो 4/8, तो ये भी 1/2, यानी a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया c1/c2। तो इस केस में दोस्तों अनगिनत हल होता है, अनगिनत हल, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। याद रखिएगा दोस्तों जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 तो उस केस में केवल एक हल होता है, लेकिन जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 तो उस केस में कोई हल नहीं होता है। लेकिन जब a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 तो उस केस में अनगिनत हल होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये भी द्विघात बहुपद है, तो इसके शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो दोस्तों कोई भी संख्या जब एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है तो उसका गुणनफल 1 के बराबर होता है, अर्थात इनके शून्यकों का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होता है दोस्तों c बाई ए, यानी c बाई ए 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ c के जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो दोस्तों या a है या b है या c है, c के जगह पर माइनस b लिखा गया है दोस्तों, तो माइनस b आए। a के जगह पर क्या लिखा गया है यहाँ 1, a के जगह पर 1 है, यानी माइनस b बाई 1 हो जाएगा 1 के बराबर। तो दोस्तों 1 बटा में छुपा हुआ रहता है, यानी माइनस b बराबर हो जाएगा 1 के, तो इधर माइनस है तो दोस्तों उधर भेज देंगे, यानी -1 हो जाएगा। b का मान हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। आइए दोस्तों अब यहाँ कह रहा है अर्धवृत्त का कोण होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा दोस्तों, यह होगा प्रश्न ऐसा कि अर्धवृत्त द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाया जाता है। तो अर्धवृत्त द्वारा केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन गलत दिया हुआ है। अर्धवृत्त का केंद्र पर बनाया गया कोण 180 डिग्री होता है और वृत्त के चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और एक पूरा वृत्त द्वारा यानी एक वृत्त द्वारा केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जहाँ a 0 के बराबर नहीं है कि वास्तविक मूल नहीं होता है। तो दोस्तों वास्तविक मूल कब नहीं होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा होगा तब उसका वास्तविक हल नहीं होता है, अर्थात दोस्तों उसका मूल काल्पनिक होता है, जो कि ISC में पढ़ना है, आपको 10th में न पढ़ना है। यहाँ बताना है केवल कि कब वास्तविक मूल नहीं होता है, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा तब। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 का मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ a का मान 2 है, b का मान यहाँ कुछ नहीं है, तो दोस्तों -1 और c का मान -6 है। तो दोस्तों हमको 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान चाहिए, तो यहाँ हम अल्फा और बीटा के एलसीएम लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। अब इससे इसमें भाग करेंगे दोस्तों, यहाँ बीटा हो जाएगा और यहाँ अल्फा, यानी बीटा प्लस अल्फा चाहिए और अल्फा प्लस बीटा, यानी इसके शून्यकों का हमको जोगफल चाहिए और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यकों का जोगफल होता है -b बाई a। तो यह हुआ माइनस, अब बी के जगह पर है दोस्तों -1 और ए के जगह पर 2, यानी माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 1/2 होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 1/2। अब दोस्तों हमको अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा होता है दोस्तों c बाई ए। तो c के जगह पर यहाँ -6 है दोस्तों और a के जगह पर 2 है, इसको काट कूट कीजिएगा तो -6 में 2 से भाग कीजिएगा तो -3 आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ हम निकाल लेते हैं, तो बीटा प्लस अल्फा यानी अल्फा प्लस बीटा सेम बात हुआ, तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे 1/2 और इसमें हमको भाग करना है दोस्तों कितना से, -3 से। 2 में हमको भाग करना है कितना से, 3 से, तो नीचे आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे -3, यानी 1/-6 का मतलब हुआ -1/6। तो दोस्तों -1/6 ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है समानांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 का 21वां पद निकालना है। 21वां पद, तो दोस्तों पद निकालने के लिए a और d चाहिए, तो इसी को a बोला जाता है, अर्थात a का मान दिया गया है दोस्तों 3 और d निकालना है, तो इसके बीच का अंतर ले लीजिए, चाहे इसके बीच का अंतर ले लीजिए। तो 11 में से 7 घटाइएगा दोस्तों, 11 में से 4 घटाइएगा दोस्तों तो आ जाएगा 7। a का मान आ गया 3, d का मान आ गया 7, तो हमको 21वां पद निकल जाएगा। तो हमको a21 निकालना है, a21 का मतलब हुआ a प्लस इससे एगो कम लिखा जाता है दोस्तों 20d। अगर यहाँ 15 आता तो यहाँ 14 लिखा था। तो a का मान है दोस्तों यहाँ पे -3 20 और d के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों 7, तो यह हुआ -3 गुना कीजिएगा तो 20 7 कितना होता है 140। अब 140 में से 3 घटाइएगा दोस्तों 137 आपका आंसर हो जाएगा। इधर ऑप्शन में दिया होगा 137।
तो 137 दोस्तों ऑप्शन डी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 को हमने एक कॉपी पे बना दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 4 गो, तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। दोस्तों देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम कैसे किए हैं, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिए हैं, या ए माइनस बी का होल क्यू लिखे हैं। दोस्तों तो ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी को जब हम आगे बढ़ाए हैं दोस्तों तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आया है, और यही द्विघात समीकरण है। यह द्विघात समीकरण नहीं है दोस्तों, यह द्विघात समीकरण नहीं है, बराबर में 0 दिया हुआ है। यह द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ 2 पावर है वेरिएबल का, और यहाँ रूट में हो गया है वेरिएबल, यानी 1/2 पावर नहीं होता, इसलिए नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे इसका लास्ट में देख रहे हैं वेरिएबल का मैक्सिमम पावर दोस्तों, यानी चर का अधिकतम पावर 3 है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। दोस्तों यहाँ x का अधिकतम पावर 4 हो गया, इसलिए ए भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 20 देखते हैं कि समानांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद 0 है। तो दोस्तों समानांतर श्रेणी से 2 गो चीज़ निकलता है ए और डी, तो यहाँ ए का मान दिया गया है, ए दिया गया है 80 और डी निकालना है दोस्तों, तो 76 में से 80 घटा लेंगे तो -4 होगा। अब कौन सा पद का मतलब होता है दोस्तों कि एन दिया गया है, तो एन 0 है, हमको एन का मान निकालना है। कौन सा पद का मतलब होता है दोस्तों कि एन दिया हुआ रहता है और एन का मान निकालना है। तो दोस्तों हम एक फार्मूला जानते हैं कि एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह फार्मूला होता है दोस्तों एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें 4 गो राशि होता है, ए एन होता है, ए होता है, एन होता है और डी होता है दोस्तों। तो इनमें से कौनों 3 गो दे देगा और चौथा आपसे निकालने के लिए पूछेगा। तो देखिए यहाँ ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन दिया गया है, तो एन आपसे पूछ रहे थे, एन निकल जाएगा। देखिए दोस्तों एन के जगह पर हम रखेंगे 0, ए के जगह पर रखेंगे 80, एन नहीं मालूम है, डी के जगह पर रखेंगे दोस्तों -4। तो देखिए 80 है ना प्लस में है, तो दोस्तों इधर माइनस में आ जाएगा, -4 इधर गुना में है तो इधर भागे में आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा n-1। अब दोस्तों 4 से ये कटाइएगा 20 बार में कट जाएगा, n इधर माइनस में है इधर प्लस में हो जाएगा, यानी n का मान हो जाएगा दोस्तों 20 से 1 21, यानी 21वां पद इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका बी। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद nवां पद को ही कहा जाता है दोस्तों। तो n दिया गया है 6 - 4n, तो इसका सार मंतर निकालना है। तो सार मंतर निकालने के लिए कम से कम 2 गो पद चाहिए, तो 2 गो पद निकाल लीजिए। तो a1 यानी n के जगह पर 1 रख दीजिए, तो 6 घटाओ 4 है, n के जगह पर 1, तो 6 घटाओ 4 यह हो जाएगा दोस्तों 2। और फिर अब n के जगह पर 2 रख दीजिए, तो 6 घटाओ यहाँ n के जगह पर 2 रखिए, तो 4 × 2, तो 6 बदमाश रूल से पहले गुना बनाइएगा, 8 यहाँ घटाइएगा -2। अब हम d निकाल सकते हैं दोस्तों। तो d होता है a2 का माइनस a1, तो a2 का मान कितना है -2, और उसके बाद a1 का मान कितना है 2, तो -2 - 2 -4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी है। तो दोस्तों समानांतर श्रेणी का परिभाषा होता है कि समानांतर श्रेणी वह श्रेणी होता है जिसमें प्रत्येक पीछे वाला पद अपने तुरंत आगे वाला पदों में एक निश्चित राशि जोड़ने से प्राप्त होता है। तो यहाँ हम सब क्रमागत पदों के बीच का अंतर निकालेंगे दोस्तों। अगर समान आएगा तो कह देंगे कि हाँ ये एपी में है, अगर समान नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ ऑप्शन ए को हम चेक करते हैं। तो दोस्तों 4 में से -2 घटाएंगे, फिर -6 में से 4 घटाएंगे, फिर 8 में से -6 घटाएंगे। देखेंगे अगर अंतर समान होगा तो कह देंगे कि हाँ ये एपी में है, नहीं तो नहीं। तो देखिए दोस्तों 4 में से हमको -2 घटाना है, तो 4 में से -2 घटाना है तो हो जाएगा 4 या माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, तो 4 2 6 हो गया। अब देखिए अब -6 में से 4 घटाएंगे दोस्तों। अब हम -6 में से 4 घटाएंगे दोस्तों, तो हो जाएगा -10। देखिए ये दोनों बराबर नहीं है, तो यहीं पे यह एपी नहीं होगा। ये अंतर सेम आता तब हम तीसरा को निकालते, नहीं तो ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। फिर देखिए ऑप्शन बी में इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसमें से इसको घटाएंगे। अगर अंतर समान होगा तो एपी में होगा, अगर अंतर समान नहीं होगा तो एपी में नहीं होगा। तो देखिए इसमें से a² में से ये नहीं घटेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पावर सेम नहीं है।
अगर ज़्यादा अगर आप सोचते होइएगा तो यहाँ से a कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा a-1, फिर यहाँ से a स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो यहाँ a-1 हो जाएगा, यहाँ a क्यूब कॉमन कीजिएगा तो a-1 हो जाएगा। दोस्तों ये अंतर समान नहीं है, a-1 सेम है लेकिन यह सेम नहीं है, इसीलिए a भी AP पे नहीं है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों ऑप्शन सी, तो 1/2 में से 1/3, 1/2 में से दोस्तों 3/2 घटाना है तो ये हो जाएगा 1 घटाओ 3/2 यानी -2/2 को काट कूट कीजिएगा -1 आएगा। फिर यहाँ पे दोस्तों -1/2 होगा यानी -2/2 होगा, काट कूट कीजिएगा -1। दोस्तों यह लग रहा होगा, यहाँ देखिए -3/2, फिर है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 तो यह हो जाएगा -3 + 1/2 यानी -2/2, काट कूट कीजिएगा -1। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ सबका अंतर समान है, इसीलिए ऑप्शन सी का जो सीरीज दिया गया है यह एपी में है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। यहाँ भी दोस्तों अंतर समान नहीं है डी का, इसलिए यह एपी में नहीं होगा, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या होगा दोस्तों? सी, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है दोस्तों मूल बिंदु का नियामक होता है, तो मूल बिंदु का नियामक दोस्तों 0 होता है, मूल बिंदु का नियामक 0 होता है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर ऑप्शन में इस तरह 0 होगा तो यह नहीं होगा, क्योंकि जो छोटका कोष्टक में घेरा हुआ रहेगा वही होगा दोस्तों। तो मूल बिंदु का निर्देशांक यानी नियामक छोटका कोष्टक में 0 होता है। आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 24 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का कह रहा है दोस्तों कि यदि त्रिभुज इतना और इतना समरूप है, तो देखिए दोस्तों जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। फिर से तो यहाँ क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है दोस्तों, तो इसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ संगत भुजा दिया हुआ है QR/BC, तो QR/BC के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो QR/BC 2/3 दिया गया है, तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी 4/9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न के 25 में दी गई आकृति में x का मान निकालना है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, तो यह 50 है या 60 है दोस्तों, तो यह कोण हो जाएगा कितना 50 60 110 होता है, तो यह हो जाएगा 70। अब देखिए दोस्तों यह 70 है तो ये भी 70 होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यह 70 है तो ये भी 70 होगा दोस्तों, यानी x का मान हो जाएगा 70, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 26 में कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दोस्तों तो मान लेते हैं यह बिंदु R है और यह बिंदु S है, यहाँ पे R दिया हुआ है 0 6 और यहाँ पे S दिया गया है 8 0, तो इसका निर्देशांक निकालना है। तो दोस्तों करेंगे क्या, 0 में 8 जोड़ देंगे, तो 0 में 8 जोड़िएगा दोस्तों तो 8 होगा, 2 से भाग कर दीजिए, यानी 0 में 8 जोड़कर 2 से भाग, फिर इस 6 में 0 जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए दोस्तों, तो देखिएगा यह 4 आएगा और यह 3 आएगा, तो 4 3 ऑप्शन में है डी में, इसलिए ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 27 में दोस्तों 4 6 और 8 2 के बीच की दूरी निकालना है दोस्तों। तो यह दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र होता है दोस्तों √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों x1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 4, y1 दिया गया है 6, x2 दिया गया है 8 और y2 दिया गया है 2। अब इसी में इसके जगह पर वैल्यू रख देंगे दोस्तों, तो x2 घटा x1, यानी x2 में से x1 को घटा दीजिए, 8 में से 4 घटाइएगा 4, 4 का स्क्वायर, फिर y2 - y1 यानी 2 में से 6 घटाइएगा दोस्तों तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो 4 का स्क्वायर 16, फिर इस 4 का स्क्वायर भी 16, दोनों को जोड़िएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। और 32 को ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2, तो 16 का वर्गमूल होता है 4, 4√2 आंसर हो जाएगा दोस्तों, 4√2 ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का योगफल 1 होता है, इसीलिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा। ये आप साइन 60 का वैल्यू भी रख सकते हैं √3/2 और फिर कॉस 60 का वैल्यू 1/2 रखकर कैलकुलेशन कीजिएगा, एक ही आएगा। अब देखिए दोस्तों करें कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। जब रैखिक समीकरणों का युग्म संगत होता है तो उसका रेखा होता है दोस्तों या तो वह समपाती होगा और नहीं तो प्रतिच्छेदी होगा, समपाती होगा नहीं तो प्रतिच्छेदी होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा। आइए दोस्तों कह रहा है बिंदु -6, -5/2 किस पाद में है। तो देखिए दोस्तों ये किस पाद में है, कह रहा है प्रश्न संख्या 30 कह रहा है दोस्तों कि -6, -5/2
किस पाद में स्थित है, यानी किस चतुर्थांश में स्थित है। दोस्तों पाद का दूसरा नाम चतुर्थांश होता है। तो देखेंगे दोस्तों दोनों संख्या माइनस में दिया गया है, तो दोनों संख्या माइनस में होगा दोस्तों, तीसरा चतुर्थांश में होगा, तीसरा, इसलिए ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। कहीं दोस्तों माइनस प्लस रहता है तो द्वितीय, प्लस प्लस में रहता है, दोनों संख्या प्लस में रहता है तो प्रथम, अब पहला संख्या प्लस में और दूसरा का संख्या माइनस में रहता है तो दोस्तों चतुर्थांश में रहता है, ना चतुर्थ पाद में होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि पी आर एस 120 डिग्री है। दोस्तों तब पी क्यू आर एक त्रिभुज है, इसके क्यू आर भुजा को हम एस तक बढ़ा दिए तो कह रहा है कि पी आर एस, यानी पी आर एस दे दिया गया दोस्तों 120 डिग्री, और उसके बाद क्यू पी आर यानी यह कोण दे दिया दोस्तों कितना, 63 डिग्री दिया गया है दोस्तों, यह कोण 63 डिग्री। तो कह रहा है कि पी क्यू आर निकालिए, यानी यह कोण निकालना है दोस्तों। तो यह कहलाता है बहिष्ठ कोण। बहिष्ठ कोण जो है ये दोनों कोणों के योगफल के बराबर है। तो दोस्तों हम इसको मान लेते हैं x, तो x में 63 जोड़ेंगे तो 120 के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 63 बराबर हो जाएगा 120। अब दोस्तों x का मान निकालना है तो 120 में से 63 घटा लेंगे, 120 में से 63 घटाइएगा दोस्तों तो आएगा 57 डिग्री, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 32 से बनाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट